ओके जी, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने म्यूट किस तरह करना है, क्योंकि सब हाँ ये आ गया, ठीक है, ये म्यूट हो गई आई थिंक, ठीक है। ओके, आपको स्कूल हो गया भाई? एक बंदा अभी भी ऑन है, माइक उसका ऑन है, इसका ऑन है माइक, हाँ ये सित्रा साहबा इनका ऑन है, ये तसव्वुर अब्बास इनका ऑन है। ओके जी, अब आवाज बताएं। अब मैंने माइक तकरीबन ऑफ कर दिए हैं, मेरी आवाज आ रही है अब? जी सर आ रही। ओके जी, वन बाय वन में क्वेश्चन जो कल हमारा टेस्ट था उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कल जो मैंने टेस्ट दिया था, कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, कोई मसला नहीं है, डिस्कस कर लेते हैं, हल्का फुल्का मिल के ही करना है हम लोगों ने, दोनों पार्टीज ने, ठीक है। तो टेस्ट आप लोगों का पहले तो सर पे आ गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेस्ट आते रहते हैं, जिंदगी चलती रहती है। आज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो बिल्कुल परेशान थे, स्ट्रेस में थे। ये स्ट्रेस, ये परेशानी आप लोगों को डी ट्रैक कर सकती है, आप लोगों को ट्रैक से हटा सकती है, कामयाबी के ट्रैक से। तो अच्छा प्लेयर वही होता है जो प्रेशर सिचुएशन में अच्छा खेलता है, उसका हार्ट बीट कंट्रोल में रहता है, उसका ब्रीथिंग रेट कंट्रोल में रहता है, वो अच्छा प्लेयर होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस शो करता है, मुश्किल हालात में अपनी टीम को, अपनी कश्ती को किनारे तक ले जाता है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो रिज़्क अल्लाह ताला ने आप लोग के हिस्से में लिख दिया है, वो दुनिया की कोई ताकत आप लोगों से छीन नहीं सकती। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है, मैं हमेशा मोटिवेशन के लिए एक बात करता होता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि सारा जहान, ऐसा भी हो सकता है कि सारा जहान फेल हो जाए। भाई भाई भाई, मैं किधर जाऊँ, मेरी कोई सुन ले। ये किसी ने फिर अपना माइक ऑन कर दिया है। सर हम सुन रहे हैं। ये माइक ऑफ करें आप लोग। जी, मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही। जी, तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों के हिस्से में जो अल्लाह ताला ने रिज़्क लिख दी है, वो आप लोगों से कोई छीन नहीं सकता, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग के नसीब में ये जॉब है, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे फीमेल्स की सीट्स बहुत ज़्यादा है, 203 सीट्स बहुत ही ज़्यादा है, बल्कि मैं कहता हूँ कोई ज़्यादा ही ज़्यादा है, ठीक है। और मेल की 53 सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स है, थोड़ी नहीं है सीट्स। जब हम लोग सिलेक्ट हुए थे 17, 18, 20, 22 तक सीटें आती रही हैं, ठीक है। इस दफ़ा सीटें बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई, तो आप परेशान ना हों, इंशाल्लाह। फिर कोई आ गया बंदा जी, मैं क्या करूँ, इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें प्लीज, माइक ऑफ करें ताकि मैं सेशन को कंटिन्यू कर सकूँ। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा, ये कहाँ से माइक इनका ऑफ होता है, नहीं तो मैं ये सबका ही ऑफ कर दूँ। समझ नहीं आ रही, यहाँ पहले तो ऑप्शन होता था, अब वो अपडेट हुआ तो ऑप्शन ही कहीं गायब हो। जी ओके जी, मेरिट कितना बनेगा जी? मेरिट 40 बनेगा जी, बता रहा हूँ, आखिरी मेरिट है 40 वाला पास होता है बीपीएससी में। 41 से आपके 0.1 भी कम है तो आप फेल है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को एक बात बता दो कि 40 पे ही मेरिट आना है, ये कंफर्म बात है, मेल का भी फीमेल का भी, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 40 मार्क्स ही आप लोगों ने लेने हैं, आप लोग पास हो जाएंगे। मेरा एक वीडियो पड़ी है जो लास्ट हमारा सेशन था कि टेस्ट किस तरह जो है उसको हल करना है, सॉर्ट आउट करना है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को किस तरह। एक पहला फेज है, दूसरा फेज है, तीसरा फेज है, चौथा फेज है, चारों फेज मैंने बताया हुआ है कि उसमें जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेस्ट को आप हल कर सकते हैं, उस तरीके से आपका टेस्ट आंसर हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन में मैंने बताया था, अगर आप लोग को कॉन्फिडेंट है, अल्लाह पे आप लोग को भरोसा है तो सारे ही लगा दे, नहीं तो जो रह गए हैं उनको छोड़ दें, जो आप लोगों ने सही लगाए हैं वो आप लोग सिर्फ उन्हीं के सामने आप लोग। ये मुगीसा अपना माइक ऑफ करें, ऑफ करें, अभी ऑफ करें, डिस्टर्बेंस हो रही है जी। अच्छा जी, तो इसके बाद
जो है वो मेरी वीडियो पढ़ी है, इसीलिए आप लोग जो है उसको दोबारा देख सकते हैं। मैंने लिंक आप लोग के साथ शायद शेयर किया हुआ है, ठीक है, जो नहीं किया तो मैं कर दूंगा। और कल हमारा टेस्ट हुआ था। कल टेस्ट मैंने बड़ी मेहनत से ये टेस्ट बनाया था, रैंडम टेस्ट था। पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तकरीबन जितने भी पंजाब यूनिवर्सिटी के टॉपिक हैं आउटलाइन में मैंने सबको उसके अंदर खंगालने की कोशिश की थी कि आप लोग जो है वो अच्छी तरह टेस्ट दे सके। इंशाल्लाह जो मैंने कल टेस्ट दिया था इसमें से मेरा वादा है आप लोगों के साथ क्वेश्चन लगेंगे, पीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन लगेंगे इंशाल्लाह। मेरी बड़ी मेहनत है इस टेस्ट में, मैंने लास्ट आप लोग। और कल आप लोगों का फिर टेस्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, ठीक है। वो ज़रा मैंने इजी बनाया है, आसान बनाया है, आप लोगों की बुक से ही बनाया है। थोड़ा बहुत उसमें हेर फेर मैंने की है, तो आप लोग ज़रा दिमाग से सोच के करेंगे तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो कल वाले टेस्ट को डिस्कस करते हैं जी। टाइम हमारे पास थोड़ा है, मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, आप लोग उस स्क्रीन को देखिएगा। स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन ही चला गया अपडेट होने के। ओके जी, आप लोग के साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है, क्या आप इसे देख पा रहे हैं? जी कोई सर। कैंडिडेट मुझे बताएगा कि जी हमें नजर आ रहा है, ठीक है सर। मुझे भी सर नजर आ रहा है। ओके ठीक है, अपने माइक ऑफ कर लें ये बताने के बाद। जी कल अगेन टेस्ट है, तरह तैयार होकर जाए। मुश्किल सब्जेक्ट है, इसके 2 टेस्ट इसलिए रखे हुए हैं ताकि आप लोग आसानी के साथ इसका जो पोर्शन आए उसको क्लियर कर सकें। ये वही टेस्ट है जो मैंने कल लिया था। तो मैथ्स 2 ऑप्शन है, एक तो ये कि आप अपने सवाल मुझे थ्रो करें कि सर इसको समझा दें, इसको समझा दें, इसको समझा दें, मैं समझा देता हूँ। एक ये है कि मैं सारे ही थोड़े थोड़े समझा देता हूँ। एडिटिंग या टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उनमें से जो ऑप्शन आप लेंगे मैं उसी के ऊपर चल पाऊंगा। सर दूसरे क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 2 जी, उसमें कंफ्यूजन है। सर प्लीज आप सारे करवा दीजिएगा ना। बेटा 80 सवाल है, मेरी भी सेहत है, मैं भी इंसान हूँ, मैं थक जाता होता हूँ। मैं रात को 1 बजे तक आप लोग को रिस्पॉन्ड करता रहा हूँ, 1 बजे तक आप लोग के क्वेश्चन आंसर जो है वो व्हाट्सएप पे आप लोग के साथ अरेंज रहा हूँ। तो लेकिन चले मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। सुने जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी। अभी क्यूरी आई है जी क्वेश्चन नंबर 2 की, हमें समझ नहीं आ रही। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द लीजन फाउंड ऑन द स्किन फॉर द हीलिंग ऑफ एन इंजरी इज टर्म्ड एज। लीजन का मतलब होता है, पे थोड़े टॉप पे जी बोले क्या कह रहे हैं आप? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, द लीजन फाउंड ऑन द स्किन फॉर द हीलिंग ऑफ एन इंजरी इज टर्म्ड एज। अब मैं बताता हूँ कि क्या है, द लीजन है क्या। ये एक लीजन लफ्ज ने आप लोगों को घबरा दिया, परेशान कर दिया। जी बोले, नईम साहब ने हैंड रेज किया, जी बोले। जी नईम साहब, भाई आप हैंड खड़ा किया है तो आप मेहरबानी करें इसको क्वेश्चन भी कर लें। ओके जी, आपने नहीं करना तो मैं बता रहा हूँ। द लीजन फाउंड ऑन द स्किन फॉर द हीलिंग ऑफ एन इंजरी इज टर्म्ड एज। मैं बताता हूँ, जब भी आपको कोई कट लगता है, जख्म लगता है, तो याद रख ले आप लोग की स्किन के ऊपर खांसी हुई है बहुत शदीद, इसीलिए आप लोगों ने डिस्टर्ब नहीं होना और मुझे माफ भी कर देना, ठीक है। तो जो हाथ के ऊपर फर्ज करे चोट लग गई है या कहीं भी आप लोग के बॉडी के ऊपर चोट लगी है, चोट लगने के बाद वे ये माइक ऑफ करें, ये अमरीन है, ये माइक ऑफ करे अपना। तो आपके हाथ के ऊपर चोट लग गई है या आपकी बॉडी के किसी हिस्से के ऊपर चोट लग गई है, तो याद रख ले क्या होता है कि वहां पे एक जो है वो ब्लड जो बाहर निकला होता है वो एक्यूमुलेट होके जमा होके क्लॉट बन जाता है, और वो क्लॉट बनने के बाद वो जगह थोड़ी सी सख्त हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद वो ही जो सख्त खून का लोथड़ा था वो क्या होता है कि वो गिर जाता है ऊपर से और नीचे से स्किन आ जाती है, ठीक है। तो ये जो ऊपर क्लॉट सा बना था, इस क्लॉट को स्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कार कहते हैं। तो यानी कि कट लगने के बाद जो जख्म दोबारा मुंतमिल होता है उस जगह पे एक निशान सा पड़ जाता है, उसे स्किन स्कार कहते हैं, ठीक है। ये बायोलॉजिकल टर्म है,
ठीक है, एनाटॉमिकल टर्म है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। ये जो स्किन स्कार होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप होती है स्किन का स्कार, एक होता है मसल का स्कार। ये मैंने बताया हुआ है, मेरे पास जिन बच्चों ने 3 महीने का सेशन लिया मैंने ये बताई हुई है बात, मेरा आप सेशन खोले वहाँ आप लोगों को पता चल जाएगा, मैंने सेम एज इट इज ये चीज बताई थी आप लोगों को जब मैं एनाटॉमी पढ़ा रहा था। स्किन स्कार जो होता है, जो स्किन का स्कार होता है वो अगर एक दफा भर गया है, जैसे मेरे यहाँ पे चोट लगी थी हाथ पे, ठीक है, क्रिकेट खेलते हुए, तो वो एक जख्म बना था, जख्म ठीक हो गया तो उसके बाद एक निशान सा बन गया ऊपर, लेकिन एक निशान सा बन गया। सेम ऐसे ही अगर आपके मसल इंटरनल आपके मसल के अंदर चोट लग जाती है, अंदरूनी चोट आपको लग जाती है, मसल पे लग जाती है, मसल दोबारा हील होने के बाद वहां पे भी सेम यही प्रोसेस होता है। एक जो है वो ब्लड एक्यूमुलेट होता है, क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग के बाद वो खुश्क होता है, नीचे स्किन सही हो जाती है और एक निशान सा बन जाता है और मसल ठीक हो जाता है। लेकिन स्किन का स्कार, बायोलॉजिकली स्किन का स्कार इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये दोबारा यहाँ से नहीं टूटेगी, स्किन इतना अच्छी तरह जुड़ जाता है। जबकि जो मसल का स्कार होता है वो वहां से टूट जाता है। उसकी एनाटॉमी इस तरह की है, उसकी फिजियोलॉजी इस तरह की है कि जब भी आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी, आपके मसल की स्ट्रेचिंग होगी। जब आप हाइपर स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका वो जहां से पहले टूटा था मसल वहां से दोबारा टूटने का चांस होता है। इसीलिए एक एथलीट को, एक प्लेयर को जब मसल की इंजरी होती है तो उसको क्या होता है, उसको पूरा एक रिकवरी फेज होता है, फिजियोथेरापी फेज होता है, उसके अंदर डाल के उसको स्ट्रॉन्ग करके दोबारा लाते हैं वापस। अगर आप दोबारा से फिर जल्दी से आ जाए जी ठीक हो गया, तो वो दोबारा वहीं से टूटने का चांस होता है। तो इसका ट्रू आंसर जो है वो स्कार था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अस्सलाम सर वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम, मैं सुन पा रहा हूँ सबको। सर यहाँ पे एक सवाल था, ये कोरोनरी आर्टरी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो सर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कोरोनरी आर्टरी जो है वो कैरी ऑक्सीनेट है इसका, जबकि आपने कहा कि इसका है गिव एनर्जी टू हार्ट। ठीक है, अच्छा जी मैं एक तो बात इसको बता, सर जी करेक्ट मैं, कौन सा होगा? ठीक है, ये एनर्जी देता है हार्ट को, इस ये स्पेसिफिक, देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है, नो डाउट इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमारी तमाम आर्टरीज में होता है, ठीक है। तो अब इसका ट्रू जो है वो इसकी स्पेसिफिकेशन कोरोनरी आर्टरी की क्यों है। कोरोनरी आर्टरी एक वाहिद ऐसी आर्टरी है जो ब्लड से ही, सॉरी, जो हार्ट से ही ब्लड लेके हार्ट को दोबारा देती है, और यानी कि एक ये वाहिद आर्टरी है जो हार्ट से ब्लड लेती है और हार्ट को ही दोबारा वापस देती है ताकि हार्ट चलता रहे, ठीक है। और इसमें वाकईतन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पक्का बंद कर दो, लाइटें बंद हो जाएंगे फिर। भाई मैं क्या करूं, अच्छा, तो उसमें वाकई ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि इसमें वो भी ऑप्शन दिया हुआ है कि हार्ट को इसने जिंदा रखना होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग जाएंगे बी ऑप्शन की तरफ कि ये, हाँ, अगर आपके ऑप्शन में बी ऑप्शन ना हो कि ये एनर्जी हार्ट को नहीं देती, तो फिर आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले ऑप्शन की तरफ ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे टेस्ट में जो इसका राइट आंसर है वो बी है, गिव एनर्जी टू जी। और यही वो आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी। मजीद इसकी आपको बता दूं थोड़ी सी डिटेल कि कोरोनरी आर्टरी ही हार्ट अटैक का सबब बनती है, ये ज़हन में रख लें। जब हम बैड फैट ले रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, जो उसकी क्वांटिटी जब बाकी आर्टरीज में बढ़ती है तो ये इसमें भी आती है, तमाम आर्टरीज में वो आती है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो जब इस आर्टरी में आता है कोलेस्ट्रॉल तो ये ऐसा ऐसा नैरो होना शुरू हो जाती है, और नैरो होने के साथ साथ क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि ये कुछ सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स के लिए जो ब्लड है वो रुक जाता है हार्ट को जाना। तो वो माइक्रो सेकंड्स के लिए ही ब्लड का रुकना जो है वो हार्ट की तरफ, वो क्या होता है, बस्ट कर जाता है हमारा हार्ट, और ये आर्टरी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये तीसरा जो है क्वेश्चन, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। G, which statement is true? Inside of the thigh is lateral to the outside of the thigh. The shoulder is lateral with the neck. The knee is lateral to the hip. The ankle is medial to. इसका right answer मैंने क्या लगाया हुआ है?
बी लगाया हुआ सर एक सेकंड है, बी लगाया हुआ है। सर क्वेश्चन नंबर बताइएगा कौन सा आप करवा रहे हैं? जी जी, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ, इसका मैंने बी ही लगाया हुआ है, मुझे अच्छी तरह याद है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी छोटी सी एक दफ़ा सुन लीजिएगा, जी जी इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी आपको। जी, जी। तो गुजारिश ये है कि सर जितना आप डीपली जा रहे हैं उसको डिटेल में बताने के लिए, तो पढ़ा सबने ही हुआ है, आपने भी सबको माशाल्लाह करवाया हुआ अच्छे से। तो गुजारिश ये थी कि मेरे ख्याल में सारे वन बाय वन डिस्कस करते जाएं और इतने डीपली डिटेल्स में अगर हम ना जाएं और वो थोड़ा थोड़ा इसको एलैबोरेट मैं तो करके इस हक आगे में निकलते जाएं। जी, मैं तो इस जी हक सर। में ही हूँ। ऐसा करते हैं कि 1 बाय 1 ही डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो आप लोगों ने मेरे 2-3 घंटे यहाँ गुजार देने हैं, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वन बाय वन करते जाएं, ज्यादा डिटेल में ना जाएं, ओके वो जी। थोड़ा थोड़ा करके एलैबोरेट उसको जी, क्लियर मैंने ये करते जाएं ऑप्शन सर। रख दिया था पहले ही। ठीक है, चलें जी, जी इसको 1 बाय 1 हम देख लेते हैं जी, ये रौला ही खत्म करते हैं जी, ये समझा दे, वो समझा दे, ठीक है? अच्छा, एक बात याद रख लें, 40 मिनट के बाद ये जो ज़ूम है, ये मेरे पास कंप्लीट वर्जन नहीं है, ये 40 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगा। तो उसके बाद दोबारा मैं लिंक भेजूंगा, आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लेना। ओके जी। जी, क्वेश्चन नंबर 1, द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज, कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम से जाहिर है, ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, ये टिश्यूज, ठीक है, और ये पूरी बॉडी को तीनों ऑप्शन ऊपर वाले जो है, जो बाइंडिंग टुगेदर विद अदर टिश्यूज, ठीक है, टिश्यूज को आपस में मिलाते हैं, मसल्स को मिलाते हैं, सपोर्टिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के जितने 11 सिस्टम्स हैं, उन 11 सिस्टम्स को आपस में कंबाइन रखते हैं, ठीक है, फार्मिंग अ पैकिंग अराउंड द ऑर्गन्स, और जितने ऑर्गन्स हैं उनके गिर्द एक लेयर बनाते हैं, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ताकि हमारे ऑर्गन्स जो है वो हमें इंजरी से, जो एक्सटर्नल इंजरी है उससे बचाएं, ठीक है, इंटरनल इंजरी अगर कोई हो रही है उससे बचा दें, तो ब्लीडिंग अंदर हो रही है तो दूसरे ऑर्गन की तरफ ब्लड ना जाए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जवाब है, इसको आप लोग इस तरह देखेंगे। लियन, ये वाला मैंने सेकंड ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन करवा दिया है। थर्ड क्वेश्चन जो है उसका मैं बता देता हूँ, which statement is true, कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है? इनसाइड ऑफ द थाई इज लेटरल टू द आउटसाइड ऑफ द थाई। पहले तो ये बता दूं कि लेटरल क्या होता है। लेटरल होता है हमारे मीडियल जो मीडियन है हमारी बॉडी का सेंटर है, इससे जितना आप बाहर की तरफ जाएंगे, जैसे मैं ये हाथ बाहर की तरफ कर रहा हूँ, ये लेटरल है, ठीक है, और वापस जब आएंगे तो ये मीडियल है। जब आप बॉडी से बाहर की तरफ हाथ ले जाएंगे तो लेटरल, और जब अंदर की तरफ ले आएंगे तो मीडियल। अब एक तो ये मैंने सेंटर से बता दिया, एक आप हर ऑर्गन जो है, जैसे ये मेरी उंगली है, तो उंगली का फर्क करें, ये वाला हिस्सा जो है सेंटर है, तो ये आगे पीछे जो मैं कर रहा हूँ, ये जो है वो लेटरल, और ये वाली पोजीशन। अच्छा, लेकिन एक इसमें बड़ी मजे की चीज है, ये लेटरल और मीडियन में हमेशा मीडियन से आगे कोई नहीं जाएगी। ये तो मैं उंगली आगे भी कर रहा हूँ, पीछे भी कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आगे मैं करूँ और यहाँ से आगे ना जाए मीडियन से, तो फिर ये रूल अप्लाई होता है। अब ये कैसे होगा? जैसे शोल्डर से जब देखे मेरा हाथ जो है वो शोल्डर से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? लेटरल में एक मूवमेंट दे रहा हूँ, जब मैं वापस लेके आ रहा हूँ तो मीडियम मूवमेंट है। अब इसको हम देखते हैं कि इनसाइड ऑफ द थाई, थाई का इनसाइड कभी भी आप जितना भी बात, थाई का इनसाइड तो अंदर वाली साइड पे रहना है ना, कभी भी लेटरल साइड पे नहीं जा सकता, इसलिए ये रॉन्ग है। द शोल्डर इज लेटरल विद द नेक, ये सही है, क्योंकि हमारी जो नेक है, देखिए नेक से आप जितना शोल्डर, ये देखिए नेक एक मीडियन है, मीडियन से ये बाहर वाली साइड पे है, तो ये क्या है? ये जनाब इसकी लेटरल साइड पे, समझ आ रही है? तो ये राइट ऑप्शन है, इसको आप लोग देखें गौर से। एंड द नी इज लेटरल टू द हिप साइड, ठीक है, अब हिप हमारी बैक साइड पे है, ठीक है, और नी हमारी आगे वाली साइड पे है, तो ये कभी भी लेटरल नहीं हो सकती, समझ आ रही है? एंड द एंकल इज मीडियल टू विद द फुट, ठीक है, और कभी भी एंकल जॉइंट हमारा जो है वो मीडियल हमारे फुट आगे वाले पांव से नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमने बाहर निकालना होता है ना, मीडियन से बाहर जाना होता है। तो बी इज द राइट आंसर। imaginary line passing laterally from one side to the other, इसका ऑप्शन हम लोगों से जो है वो सही नहीं लगा हुआ था रात को, ठीक है, तो इसका आप लोगों को मैंने बता दिया था कौन सा राइट ऑप्शन है। इसकी एक पूरे आज मैं आप लोगों को एक फाइल सेंड कर दूंगा, मजीद इसको समझने के लिए उस फाइल को आप लोगों ने डिस्कस करना है, आप लोगों के ग्रुप है उसमें आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। चौथा आप लोग रात को बता दें, 4 है फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट एट द एंकल जॉइंट, ठीक है, फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट, इसका मैंने क्या दिया हुआ है? पांचवे का मैंने क्या आंसर दिया हुआ है? आप लोग देखें, बी दिया हुआ है। तो पांचवे का जब मैंने बी दिया हुआ है, तो बी का मतलब क्या है? सॉरी, डोर्सल, ठीक है। अब फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट एट द एंकल जॉइंट, ठीक है, डोर्सल होगी। अगर आप लोगों ने फुट मूवमेंट पढ़ी हो तो उसमें डोर्सल, ठीक है, और एवर्शन, ठीक है, और इनवर्शन,
और प्लेंटर, ये 3 किस्म की मूवमेंट है, ठीक है, जिसमें प्लेंटर और डॉर्सल ये दो जो है इसको आप लोगों को याद रखना है। इन्वर्जन और रिवर्जन को भी याद रखना है। दरअसल इसमें इन्वर्जन और रिवर्जन हो रही होती है, ठीक है। की करा तो मैंने इसका आंसर बी लगवाया हुआ है, तो डॉर्सल है इसका आंसर, राइट आंसर इज डॉर्सल, ठीक है। ये इसमें कोई डीप समझाने वाली चीज नहीं है। क्यों समझाने वाली चीज? क्योंकि ये आप लोग सिंपल मूवमेंट्स है, आप लोगों ने ये याद कर लेनी है। आपके पाँव की मूवमेंट होगी, नी की मूवमेंट होगी, हाथों की होगी। ये खास तौर पे पाँव की मूवमेंट जो है ये स्पेसिफिक होती है, ठीक है। इसकी 2 ही मूवमेंट्स होती है जो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने देख लेना जी। शराद अली ने दोबारा हैंड रेस किया जी। नेक्स्ट सर इसमें ये इसमें एक डॉर्सी फ्लेक्शन सर पाँव की होती है जो टिबिया की तरफ हम करते हैं, और जो नीचे की तरफ वो तलवा करेंगे तो उसको प्लेंटर फ्लेक्शन जी कहेंगे। जी, बी डॉर्सल है, मैंने इसीलिए बता दिया कि बी है इसका आंसर, राइट, ठीक है। अच्छा, नेक जॉइंट इज एन एग्जांपल। टिबिया आपको पता है ना शिन बोन होती है, ठीक है। 6 है नेक जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ नेक जॉइंट पिवट जॉइंट। नेक आपको पता है नेक पूरी यूं घूम जाती है। आप लोगों ने अभी कभी कुछ लोगों को देखा नहीं है जो इसकी प्रैक्टिस शुरू से ही करते हैं, वो ये पूरी नेक को यूं घुमा भी लेते हैं, ठीक है। जी सर, ये यूनिक लोग होते जी हैं, ठीक है। और ये पिवट जॉइंट है, इसका बी ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 7 है द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज, ये हिस्टोलॉजी है, ये टर्म है बायोलॉजी की, आप लोग को पता ही थी, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 पे है करोनरी आर्टरी। इसके बारे में अभी मैंने बता दिया आप लोग को, ये करोनरी आर्टरी कौन सी होती है आप लोग को पता होना चाहिए। बोन सेल्स आर कॉल्ड एज, बोन सेल्स जो है उनको क्या कहते हैं? जिसका जवाब मैंने क्या लगाया हुआ है, ऑस्टियोसाइट्स लगाया हुआ है। ओस्टियोलॉजी सर जी, डी। ऑस्टियोसाइट्स, ये सर ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी ये जी तीनों सर, टर्म जो है इनको भी आप लोगों ने याद करना है। मैं हमेशा जिन बच्चों को पहले नहीं पता उनको मैंने बताया कि हमेशा जब भी आप लोग अपने एमसीक्यू तैयार करें, चारों जितने 4 ऑप्शन नीचे दिए हैं चारों को सर्च करके देखिए कि भाई है क्या ये ना। कम से कम इससे आप लोगों का जनरल नॉलेज, आप लोगों की वोकैबुलरी, आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। और जी नंबर सर। 10 है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ब्लड डोनेशन 4 मंथ है, 120 डेज इसे बोलते हैं, ठीक है। तो 120 डेज आ जाए या 4 मंथ आ जाए, एक ही बात है, आप लोगों ने लगा दी। ये ऑप्शन इसका था। एरिथ्रोसाइट्स क्या है? एरिथ्रोसाइट्स किन्हें बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को, या एसिनोफिल्स को। तो इसका राइट आंसर मैंने क्या लगाया हुआ है? इसका राइट आंसर जो है वो मैंने लगाया हुआ है जनाब बी। सर रेड ब्लड सेल्स है। वेरी सिंपल है, प्लेटलेट्स लगाया हुआ है, ये मैंने सी लगाया मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा जी, आगे नहीं चलें। सर, ये जो रिथ्रोसाइट्स हैं, ये आरबीसीज होते हैं। एक रिथ्रोसाइट्स सेकंड आरबीसीज है, रेड ब्लड। जी, रेड ब्लड सर ये रेड ब्लड सेल्स जी होते हैं, जी, जो व्हाइट रेड ब्लड ब्लड सेल्स होते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते ओके हैं। ओके ओके जी, रेड ब्लड सेल्स हैं ये, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और उसके बाद है मिट्रल बॉल। मिट्रल बॉल का आप लोगों को पता है कि ये कहाँ पे काम करता है? ये लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के दरमियान काम करता है, या राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में काम करता है? तो ये आप लोगों को पता है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन है इसका, लेफ्ट और राइट। ये पेपर में आ जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान काम करता है। अच्छा, ट्राइकैस्पिड बॉल, बाइकैस्पिड बॉल, 2 किस्म के बॉल है। एक है ट्राइकैस्पिड बॉल, 3 मुंह वाला बॉल, और बाइकैस्पिड बॉल, 2 मुंह वाला बॉल। इसका दूसरा नाम है मीट्रल बॉल। बाइकैस्पिड बॉल का दूसरा नाम है मीट्रल बॉल। अगर मीट्रल बॉल आ जाए या बाइकैस्पिड बॉल आ जाए तो याद रख लो एक ही चीज है, परेशान नहीं होना वहां पे। और इसका काम है कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को पंप करके लेफ्ट वेंट्रिकल में ले जाना। नंबर 13, which parts tells your brain how things feel when you touch them, ठीक है। ये 13 का है कि जब आप चीजों को टच करते हैं तो आपके ब्रेन का कौन सा जो हिस्सा है वो क्या करता है, आपको बताता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो 13 का मैंने लगाया हुआ है सी, ठीक है। तो सी को अगर आप लोग देखेंगे तो सी हमारे पास क्या है? नर्व्स एंडिंग्स, ठीक है। अब देखें ये क्यों नर्व्स एंडिंग है। जितनी हमारी बॉडी में 3 तरह की नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है और मिक्स नर्व्स है, ठीक है। सेंसरी नर्व्स का काम होता है कि हमारी बॉडी से सारे पैगाम लेकर ब्रेन की तरफ जाना, और मोटर नर्व्स और वहाँ पे जो मिक्स नर्व्स है वो उनकी प्रोसेसिंग करती हैं कि किस तरह का रिएक्शन करना है, ठीक है। तो जो मोटर नर्व्स है वो वापस पैगाम लेके आती हैं, ठीक है। तो असल सीन क्या है? असल सीन ये है कि सेंसरी नर्व है वो सेंस करती हैं। अगर आप नर्व जो है, एक नर्व की अगर एनाटॉमी देखें, ठीक है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। उसका जो एंड पॉइंट होता है वहां पे एक छज्जा सा बना होता है, ठीक है। अगर उसकी आप पिक्चर देखें तो, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो सेंस करते हैं।
तो उन्हीं कोई एंड पॉइंट कहते हैं, वो सेंस करते हैं कि कीड़ी हमारे जिस्म पे चल रही है, किसी ने हमें चूंटी काटी है या हमें किसी चीज ने बाइट किया है, ठीक है। तो ये नर्व एंडिंग यानी सी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। सॉरी, विच हार्मोन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? तो थायराइड कंट्रोल करता है जी, वेरी सिंपल है, जिन्होंने हार्मोन या एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है उनको पता है इस चीज का। एंड विच इज द स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। हमारी बॉडी के ऊपर जब भी स्ट्रेस आता है, इसमें एक छोटी सी रिसर्च बता दूं आप लोगों को, हमारा ब्रेन ओनली 30 सेकंड की टेंशन के लिए बना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, हमारा ब्रेन सिर्फ 30 सेकंड तक, ये मॉडर्न रिसर्च बता रहा हूँ, ओनली 30 सेकंड तक कोई भी स्ट्रेस या कोई भी परेशानी ले सकता है। अगर हम 30 सेकंड से ज्यादा जब हम कोई परेशानी को अपने ऊपर सवार रखते हैं, किसी इंसिडेंट को, किसी मसले को, तो याद रख ले हमारी जो नर्व्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, उनमें डायलेशन आना शुरू हो जाती है, तो वो हमारे लिए फिर क्या बनती हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सबब बन सकती है। समझ आ रही है? तो हाँ। हम जो इसको मीट करने के लिए, अब क्योंकि हमारा ब्रेन बना है सिर्फ 30 सेकंड की टेंशन के लिए, तो फौरी कार्टिसोल रिलीज होता है, ठीक है। कार्टिसोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है, ये फौरी आके सारे मामलों को कंट्रोल करता है, ठीक है, और हमें स्टेबल रखने की कोशिश करता है। द टिश्यू व्हिच इज फाउंड इन द एब्डोमेन एंड अंडर द स्किन इज कॉल्ड, हमारे जो स्किन है, अच्छा सिर्फ एब्डोमेन नहीं, हमारी पूरी स्किन और स्किन के नीचे, असल में तो मसल्स ही होने चाहिए ना, हड्डियों के ऊपर जो गोश्त होता है उन्हें हम मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो असल में मसल्स ही होने चाहिए, बट वहां पे दरमियान में चर्बी भी आ जाती है, फैट भी आ जाते हैं। वो फैट जो है वो आके स्टोर जिन टिश्यूज में होते हैं उनको एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। तो एक बात याद रख ले, यहाँ पे तो सिर्फ ये दिया हुआ है कि हमारी स्किन और एब्डोमेन या हमारी पूरी बॉडी के जितने भी जो हड्डियां हैं या मसल्स हैं और स्किन, इनके दरमियान में जो जगह होती है वहां पे टिश्यूज होते हैं जिनका नाम होता है एडिपोज। और ये तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एक और भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता होता है कि एडिपोज टिश्यूज में क्या चीज स्टोर होती है? तो फैट को स्टोरेज करते हैं एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। हमारी बॉडी के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट इकट्ठे हो जाते हैं। कोलेजन क्या है जी? कोलेजन एक प्रोटीन है, हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती है, सारी बॉडी में पाई जाती है, हमारे नेल्स में पाई जाती है, हमारी आईज, हमारे हेयर्स, हमारी बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो कोलेजन से नहीं बना। कोलेजन एक सबसे ज्यादा जिस्म में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये भी सवाल आ सकता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी हमारी बॉडी में पाई जाती है? तो कोलेजन है। कोलेजन क्या चीज है जी? ये एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखती है, हमारी बॉडी की जो हार्डनेस है उसको कंट्रोल में रखती है, उसको हार्ड रखती है, ठीक है। इस तरह हमारी स्किन है, स्किन में ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। जिन बंदों की स्किन जल्दी डैमेज होना शुरू हो जाती है उनमें कोलेजन प्रोटीन की कमी होती है। कोलेजन जो है वो क्या करना शुरू हो जाती है, ये वैसे एज के साथ साथ भी इसकी स्टोरेज स्लो होती जाती है इस प्रोटीन की, तो हमारी स्किन पे झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, हम बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो कोलेजन जो है वो एक प्रोटीन है। ग्लैंड विच कंट्रोल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को हमारा कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है जी? तो 18 जो है, ये आप लोगों को पता है कि हमारे जो ब्रेन है उसको कौन सा जो है वो पिट्यूटरी करता है। पिट्यूटरी द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। और वो है ही मास्टर इसलिए क्योंकि वो ब्रेन को, हमारे को सारे का कंट्रोल उसके पास होता है, वहां से फिर आगे डायमेंशन सारी चलती हैं, ठीक है। और बाकी हार्मोन्स जो है वो काम करते हैं थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम। व्हिच फैक्टर कम फर्स्ट एंटर द सोशल एनवायरनमेंट एंड डिस्टर्ब द होमियोस्टेसिस प्रोसेस? ये मैंने आप लोग को डिटेल इसकी बता दी थी कि होमियोस्टेसिस प्रोसेस को डिस्टर्ब ना तो टेम्परेचर करता है, दरअसल होमियोस्टेसिस का मतलब ये है कि हमारे टेम्परेचर को कायम रखना 37 सेंटीग्रेड ग्रेड पे, और इस सेंटीग्रेड ग्रेड पे हमारे तमाम ऑर्गन्स जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करते हैं, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये भी कोई मसला नहीं है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो कोई मसला नहीं है, हमें सांस ब्रीथिंग रेट हमारा तेज हो जाएगा तो पूरा हो सकता है हमारा काम। ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसका भी इतना इशू नहीं है, ठीक है। न्यूट्रिशन, एक बैलेंस डाइट, ठीक है, जिसमें जो है वो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स एंड मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर, ये सारी चीजें जब आपकी बॉडी में पूरी होंगी, बैलेंस डाइट आप ले रहे होंगे, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, हमारी बॉडी पे कम से कम असर करेगा। हमारा होमियोस्टेसिस जो है वो 37 पे ही रहेगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इसका ऑप्शन है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए जरूरत नहीं है, आप डी लगा के आगे चल सकते हैं। वेयर मसल अटैच्ड एंड अनमूव्ड, तो दो मसल जो होता है उसकी
तीन चीजें होती हैं, चार चीजें बल्कि होती हैं, ठीक है। इंसर्शन होती है, ओरिजिन होता है, टेंडन होता है, सॉरी फ्लैशी बेली होती है। बल्कि तीन ही इसको अभी तक फिलहाल आप तीन में डिस्कस करेंगे। इंसर्शन है और एक है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है जी, जिस तरह हमारा ये बाइसेप ब्राची है, ठीक है, बाइसेप मसल है, ये जहाँ से अटैच्ड है, ये इसका ओरिजिन है। ये अनमूव्ड जगह होती है जहाँ से मूवमेंट नहीं हो रही होती। मूवमेंट हमेशा जहाँ पे इसने जाके लगना है, इंसर्ट होना है, ठीक है, वहां से मूवमेंट हो रही है। तो इंसर्शन और ओरिजिन का फर्क ही मूव और अनमूव है, ठीक है। तो याद रख ले, जहाँ पे मसल अटैच होते हैं उस जगह को ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, और वो जगह अनमूव्ड होती है। और जहाँ पे इंसर्शन होती है मसल की थ्रू टेंडन, वो जगह जो होती है उसे हम लोग इंसर्शन कहते होते हैं, और मूवेबल वो जगह होती है। ठीक हो गया। बाकी चीजों का आप लोगों को पता है, फ्लैशी बेली क्या होती है, टेंडन क्या होता है, वेरी सिंपल। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन द बॉडी, ये मैंने दिया हुआ भी है मेरे सामने, तो कोलेजन ही है जी। द जेली लाइक सब्सटेंस कंटेन्ड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड, जिन्होंने 9वीं 10वीं में या 8वीं में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है उनको पता होगा कि सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। तो याद रखने, जो अगर आप लोगों ने उसको थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है एनाटॉमी का ये, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म है वो एक जेली लाइक होता है जिसके अंदर ये तमाम चीजें तैर रही होती हैं सेल के अंदर। उसके सेल का जो सेंटर होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, तो इसका राइट ऑप्शन साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और द यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो है उनका यूनिट जो है वो क्या होता है, तो इसका मैंने ऑप्शन क्या दिया है, इसका मैंने 23 है, 23 का ऑप्शन मैंने दिया हुआ है जी, 23 का सी दिया हुआ है ऑप्शन। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सी मैंने। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इसका छोटे से छोटा जो एंड पॉइंट होते हैं वो एल्वोलाई होते हैं। एल्वोलाई छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, छोटे छोटे एयर बबल्स होते हैं। इन बबल्स के गिर्द हमारा खून फिर रहा होता है, ब्लड फिर रहा होता है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन, जब हम बाहर से साथ इनहेल करते हैं तो ये फेफड़ों से होता हुआ, जो फेफड़ों के एंड पॉइंट है एलोवलाई, वहां पे ब्लड जाता है इन गुब्बारों में। इन गुब्बारों के गिर्द ब्लड फिर रहा होता है और वहां पे गैसेज एक्सचेंज हो जाती है ड्यू टू प्रेशर। जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड इसके गिर्द फिर रहा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो इन बबल्स में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी होती है, तो वो भाग के इधर आ जाती है थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है, प्रोसेस ऑस्मोसिस, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होती है वो, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाहर फिर रहा होता है, उसमें ऑक्सीजन कम होती है और एलोवलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो ये वहां से वहां चला जाता है, ठीक है। इस तरह कैसे एक्सचेंज होता है, तो एलोवलाई इसका राइट ऑप्शन है, इसको आप लोगों ने देख लिया। फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स है मोर देन एक्सप्लेन किया था कि जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं, फास्ट ट्विचर जो एथलीट्स होते हैं वो स्प्रिंट रेसेस जो होती हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इस तरह के रेसेस में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अभी हमारी तो वो जल्दी थक जाते हैं, स्प्रिंट रेसेस वाले एथलीट्स जो हैं वो जल्दी थक जाते हैं। इसलिए जल्दी थक जाते हैं क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन कम होती है। जो रेड ब्लड सेल्स वाले लोग होते हैं, सॉरी जो फास्ट ट्विचर होते हैं, उनके मसल्स में ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। इस जब ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती है, इट मीन रेड ब्लड सेल्स भी उनके पास क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, कम होते हैं। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनका इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीस है। अभी ये हमारा सेशन एंड हो जाएगा, दोबारा से मैं लिंक सेंड करूंगा, आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना, और पानी की ब्रेक भी आप ले लेंगे, पानी की ब्रेक, ठीक है। इसी दौरान अभी फौरी आएगा, लेट नहीं करना, फौरी